को समझने के लिए जब पैसा वहां जमा होता है आरबीआई में, वो गोल्ड की फॉर्म में जमा होता है। यानी अगर यहाँ किसान ने मान लीजिए 15 रुपया कमाया है, 15 रुपये का अनाज पैदा किया, तो वो 15 रुपया के बराबर एक मोहर आरबीआई अपने पास रख लेगा, यानी 1 तोला सोना। और उसकी जो कीमत आरबीआई के नकली नोटों में है वो लगभग आज के टाइम पर 1,40,000 है। तो इधर से 15 रुपया किसान को दे दिया जाएगा कि तुमने 15 रुपया कमाया, उसके बदले का 15 रुपया यानी एक मोहर 1 तोला सोना आरबीआई में जमा कर लिया जाएगा, और मार्केट में जो सर्कुलेट किया जाएगा वो 1,40,000 रुपया किया जाएगा। ये बात फिर सिर के ऊपर से घूम गई। सिर के ऊपर से घूम गई ना। हाँ। यानी कि आपके प्रोडक्शन में आप बैंक में जितना भी पैसा जमा करते हो, यदि मैं इसका अनुपात आपको निकाल के दूं कैलकुलेटर के माध्यम से, तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने ये कैलकुलेटर है 1,40,000 रुपया के करीब आज के टाइम पर सोने का रेट है, ठीक है। और इसको यदि मैं डिवाइड करता हूं 15 रुपए से, तो लगभग 9,333 गुना की ठगी आपके साथ होती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो जो अभी रुपए की कीमत है और जो सोने की कीमत है, हाँ, वो बराबर नहीं है, फर्जीवाड़ा है। नहीं, वो बराबर है। हाँ। यही गेम प्लान समझने ना आया लोगों को। रुपए की कीमत और सोने की कीमत वही है जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है। भारत का पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है कि 15 रुपए में एक मोहर है। वही रेट है, वही कानून है, वही सिद्धांत है, उसी हिसाब से सोना रखता है। फिर सोना तो बढ़ रहा है, सोने का रेट तो अरे नहीं ना, आपको वो बैंक नोट के बदले बढ़ रहा है, रुपए के बदले नहीं ना बढ़ रहा है। आप उस बैंक नोट को ही रुपया मान रहे हो, यही गड़बड़ है बस आपकी। वो रुपए की पर्ची है, रुपया नहीं है मेरे दोस्त। और वो पर्ची कोई भी कितनी भी छाप सकता है। 1 रुपए का नोट तो असली है? नहीं है, आप वो भी लीगल टेंडर है 1 रुपए का। वो सिर्फ भारत की सरकार छापती है और वो रिजर्व बैंक छापता है, बस इतना सा है। असली रुपया कहाँ है? वही तो रुपया ही तो गोल्ड ही रुपया होता है ना। यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि 1882 ये चीज दूसरे देशों के अंदर भी हर देश के अंदर, जिस भी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां डॉलर सोने के बराबर छापा जाता है। और जब से डॉलर सोने के बराबर छापना बंद किया है उन लोगों ने, तब से ही देश गरीबी में जाने लगा है वहां। इसीलिए उनको दूसरे देशों में युद्ध करवाने पड़ते हैं। युद्ध करवा के ही उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन का और कोई साधन नहीं है। अमेरिका में सोना नहीं निकलता है, अमेरिका में खनिज पदार्थ नहीं निकलते हैं, अमेरिका में कुछ भी नहीं होता है। अमेरिका में केवल कैंसर का एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है गेहूं। अमेरिकन गाय, वहां हमारे वाली गाय वहां सर्वाइव नहीं कर सकती, तो अमेरिकन गाय हाइब्रिड गाय है, उसके दूध से होता है कैंसर। वहां ऑर्गेनिक चीजें जो हैं वो उगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां फसल जो समय है वो ऑल टाइम वेदर थोड़ी है हमारी तरह कि सभी तरह का वेदर रहता है। वहां तो सर्दियां ज्यादा रहती हैं बेसिकली, तो वहां कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। उनकी पूरी जिंदगी हमारे सामान के ऊपर निर्भर करती है, और हम लोगों को सामान वो लोग डॉलर में दे रहे हैं, सोने में नहीं दे रहे हैं। यहीं से भारत गरीब होता जा रहा है। और डॉलर का मुकाबला बैंक नोट के बराबर रखा और कह देते हैं वो रुपए की कीमत कम हो गई है। रुपए की कीमत नहीं कम हुई है, वो रुपए के नोटों की कीमत कम हुई है जिनको आप रुपया मान रहे हो। वो नोट के ऊपर लिखा। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपको एक पर्ची दे देता हूं कि मैं धारक को 1 किलो आम देने का वादा करता हूं। जिसके पास भी वो पर्ची होगी वो जाकर 1 किलो आम ले लेगा, जिसने भी वो वादा किया है। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? यानी 1 किलो आम और 1 किलो आम की पर्ची दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही रुपया और रुपए की पर्ची अलग अलग चीजें हैं। 1 रुपया रुपया होता है और 1 रुपए की पर्ची 1 रुपया होता है। तो 100 रुपया अलग होता है और 100 रुपए की पर्ची अलग होती है। समझ रहा हूं। हाँ, अब सवाल ये उठता है, जब पूरा देश ही इसी सिस्टम पे चल रहा है, अमीर अमीर है क्योंकि वो इसी सिस्टम पे चल रहा है, गरीब गरीब है क्योंकि वो इसी सिस्टम पे चल रहा है, हाँ। तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? उसका निवारण बहुत आसान सा है मेरे दोस्त, हाँ। कि केवल रुपए का जो मानक है उसको एस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो आपके एक भी मेहनत को कोई खा नहीं पाएगा, शोषण नहीं हो पाएगा। शोषण बंद कर दो, रुपए के मानक को फिक्स कर दिया जाए। स्टैंडर्ड तो फिक्स है अभी 1 रुपया 1 रुपया है। अरे नहीं भैया, 1 रुपया क्या है? चलो आप बता दो 1 रुपया क्या है। 1 रुपया एक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है ना, 1 रुपये का 1 रुपया ही है मान लो। यार 1 रुपये का 1 रुपया मतलब एक
रुपए का सिक्का है, हाँ वो सिक्का है 1 रुपए का, वो 1 रुपए का लीगल टेंडर है, वो 1 रुपया नहीं है, वो 1 रुपए का नोट है, वो नोट है 1 रुपए का, वो 1 रुपए का लीगल टेंडर है, रुपया नहीं है। फिर मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 1 रुपया है वो एक लीगल टेंडर ही मान लो आपके अकॉर्डिंग, भाई पर्ची मान लो उसको, हाँ वो पर्ची है। अब फिर रुपया असली है क्या? फिर मैं वही बता रहा हूं मैं आपको, रुपया उसके मानक के हिसाब से आता है और पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है, वो जो मैंने किताब आपको रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन दिया है, उसमें हमने वो सारे सबूत डाले हुए हैं जो हमें आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने दिए हैं। उसके मुताबिक जो लास्ट अमेंडमेंट भारत के कानूनों में हुआ था रुपए के मानक को लेकर के, वो कहता है कि 15 रुपए की एक मोहर, ये स्टैंडर्ड है रुपए का, यानी 1 रुपया मतलब 1 मोहर डिवाइडेड बाय 15 इतना गोल्ड, और 1 मोहर में होता है 1 तोला सोना। अब 1 तोला कितना होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें कितना भ्रम में डाला गया। 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम है ना, सब पूरी दुनिया 10 ग्राम पड़ती है। अब सर्च करके देखोगे 1 तोले का वजन होता है 11.664 ग्राम, 11 ग्राम 664 ग्राम होता है 1 तोला। ये तो अपन नई बात ही निकाल दी। नई बात क्यों निकाल दी यार, पुरानी बात है, आपको गलत पढ़ाया गया। और सुनार ने आपको कभी भी 1 तोले का रेट नहीं बताया। सुनार ने आपको यह बताया कि 1,30,000 10 ग्राम का रेट है, वैसे बोलता है हमेशा सुनार। और जब पेपर में अखबार में लिखा होता है इतना रुपया प्रति 10 ग्राम लिखा होता है। महिलाओं को हम वो 1 तोला कहकर वो चेन दे देते हैं, 10 ग्राम की चेन। फिर वो 10 ग्राम की ही तो कीमत है, वो 10 ग्राम की कीमत है ना, लेकिन स्टैंडर्ड तोले में चलता है, स्टैंडर्ड तोला में चलता है, यानी कि 15 रुपए में 1 तोला सोना, ये रुपया है। रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। ये सिद्धांत और ये कानून है, भारत का कानून है मेरे दोस्त, भारतीय कानून में लिखा हुआ है। ये आपको नहीं पढ़ाया जाता, वकीलों को, जजों को नहीं पढ़ाया जाता, अर्थशास्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो इसमें मेरी गलती क्या है? आप इतनी भड़क क्यों ले रहे हो फिर? भड़क इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे बाप दादाओं की सारी कमाई को ले गए और आपके बाप दादाओं की भी ले गए। ऐसा कैसे हो गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक कर्जदार हो गया? ये समझ नहीं आ रहा आपको। पूरे गांव में 1 कर्जदार हो जाएगा, 10 कर्जदार हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 100 एकड़ वाला भी कर्जदार, 1 एकड़ वाला भी कर्जदार, बिना एकड़ वाला भी कर्जदार, दिहाड़ी वाला भी कर्जदार, अरबपति भी कर्जदार, और इतना कर्जदार जितनी उसके पास प्रॉपर्टी उससे ज्यादा कर्जदार। हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा का कर्जदार। दिया किसने उसको वो कर्ज, जब भारत के किसी बैंक के पास इतना छापने की औकात ही नहीं है? क्या है वो कर्ज? किसी को पता ही नहीं है भाई। जिसने लोन दिया है उसके पास इतना पैसा है ही नहीं है। आप एक कमाल की बात देखो, बैंकों ने, आरबीआई ने कुछ नियम बनाए अपने आप कानून से ऊपर होकर के लूटने के लिए, कि यदि आरबीआई के पास, यदि किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 1,000 करोड़ रुपए का लोन बांट सकता है। और अभी पिछले साल उसने अमेंडमेंट किया कि किसी के पास यदि 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 2,500 करोड़ रुपए के लोन बांट सकता है ही नहीं है उसके पास, और वो लोन दे रहा है खाली ऐसे टक 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 टक, ले हो गया कर्जदार, टक टक टक, ले हो गया कर्जदार, ले हो गया कर्ज। और तुम्हें उसकी चुकता करनी पड़ती है पूरा दिन खा के और मेहनत करके, सुबह से शाम तक अपने परिवार को छोड़कर, अपनी सेहत को दांव पे रख के, अपने गांव को छोड़कर, अपने देश के बारे में छोड़ करके आपको गुलामी करनी पड़ती है किसी की, आपको मैनेज करना पड़ता है, और तब जाकर पूरी कमाई को उनको देते हो। किसके बदले? सिर्फ वो डिजिट बदली थी, था ही नहीं उसके पास जो आपको दिया उसने। वो डिजिट मैंने खर्च भी तो करी है, वो डिजिट खर्च करी है रुपए के नोट के कीमत की बराबर, रुपए की कीमत के बराबर नहीं। यही तो समझा रहा हूं। अगर मुझे आप कह रहे हो कि आपको 15 रुपए का डिजिटल मिला, या फिर आपको जो नोट बनाए गए आरबीआई ने वो मिले, अगर मुझे उसकी जगह कुछ और मिलता जो आप बताना चाह रहे हो, तो उसकी कीमत क्या होती फिर? मतलब तो कर्ज तो भी चुकाना पड़ता। मैं वही बता रहा हूं आपको, कर्ज जब मैंने 15 रुपया कमाया तो आरबीआई ने 15 रुपया अपना आरबीआई में जमा कर लिया और मुझे 15 रुपए के नोट पकड़ा दिए। क्या समझ में? मतलब मैंने 15 रुपए कमाए, हाँ, मैंने दिहाड़ी करी कहीं पे, हाँ, मैंने मान लो दिहाड़ी 1,000 रुपए है, हाँ, मैंने दिन में 1,000 रुपए कमाए, हाँ, अब वो 1,000 कमाए तो जैसे ही आप वो 1,000 कमाओगे, 1500 कह लो इसको, हाँ 1500 कह लो, जैसे ही आपने 1500 रुपए कमाए और आप उनको बैंक में जमा कराने जाते हो, हाँ, तो जो बैंक है वो 100 मोहर वहां जमा कर लेगा। 100 मोहर मतलब 15 रुपए की एक मोहर है,
तो 1500 में मतलब है मोहर क्या? मोहर 1 तोला सोना। आपने जो कमाया है ना वो एक मोहर 15 रुपए की है, तो आपने कमाया 1500, यानी आपने 100 मोहर कमाया, यानी आपने 100 तोला सोना कमाया है। और आप जब बैंक से लेते हो तो आपको 100 तोला सोना आपका बैंक में जमा हो जाता है आरबीआई में, और उसके बदले आपको बैंक नोट मिलता है। मैं कह रहा हूं वो बैंक नोट की कीमत और मेरे रुपए की कीमत बराबर होनी चाहिए। आप बैंक नोट को रुपए के बराबर चला रहे हो, सबसे बड़ी लूटिया आप उसको रुपया मान रहे हो, वो रुपया नहीं है। और नहीं मानेंगे तो हम कहां जाएंगे? भाई वही बात कर रहे हो यार, मैं कीमत की बात कर रहा हूं राहुल भाई, कीमत को समझो। देखो जो आपने 15 रुपया, मान गया आपकी बात, आपने कह दिया कि ये चीज है और ये ऐसे है, तो अब अगर हम मान लें तो हमें क्या करना होगा कि जो आप कह रहे हो वो हो जाए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। बैंक में जाइए, 10 रुपए का नोट और एक एप्लीकेशन, जिस बैंक में आपका खाता है, बैंक मैनेजर को सिर्फ एक बात लिखनी है आपको चिट्ठी में, टू दी मैनेजर या आरबीआई गवर्नर, क्योंकि उस नोट के ऊपर गवर्नर के साइन है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक मतलब जिसके पास वो नोट है, अच्छा, बियरर, ठीक है, जिसके पास भी वो नोट है वो मालिक है उस नोट का। ठीक, 100 रुपए का ले लो आप क्या करो, उसमें लिखो टू दी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक, और इधर लिख दो आप वाया बैंक मैनेजर प्रॉपर चैनल, श्रीमान जी मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है जिस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हैं, और आरबीआई के वचन पत्र के हिसाब से उसमें जो लिखा हुआ वचन है उसके हिसाब से गवर्नर ने मुझे 100 रुपए अदा करने का वचन दिया है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। चूंकि अब मुझे इस बैंक नोट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है भविष्य में, तो मैं ये बैंक नोट आपके पास जमा कर रहा हूं, इसकी कॉपी मैं अपने पास रख रहा हूं, कृपया मुझे मेरे 100 रुपए अदा कर दिए जाएं। मैं इस 100 रुपए के बदले में कोई भी दूसरा नोट या सिक्का नहीं लेना चाहता हूं, मैं लीगल टेंडर के बदले लीगल टेंडर नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपने 100 रुपए लेना चाहता हूं। तो जिस भी चीज को आप भारत का रुपया मानते हो वो मुझे दिया जाए। सिक्का लीगल टेंडर है, 2 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, 1 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, इसलिए सिक्का और दूसरा नोट नहीं, प्रोमिसरी नोट नहीं, मुझे भारतीय रुपया चाहिए। यदि आपके पास उसकी जानकारी नहीं है तो कृपया करके पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से रुपए का स्टैंडर्ड चेक करके मुझे मेरा रुपया दे दो। चूंकि आप लोग बहाना करते हो 2011 के कॉइनेज एक्ट में सारे कानूनों को रिपील कर दिया गया है, तो आपको याद दिला दिया जाए कि 2011 के कॉइनेज एक्ट में रुपए के मानक पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही मानक के साथ आज तक कोई छेड़छाड़ हुई है। तो कृपया कर मेरे 100 रुपए मुझे दिए जाएं। अब आपने बैंक से 100 रुपए मांगे, यदि बैंक ईमानदार है और बैंक और आरबीआई आपके देश के प्रति समर्पित है और वो उन 100 रुपयों को दे देता है, तो मैं बैंक को सत्य मान लूंगा, सच्चा मान लूंगा। और यदि बैंक आपके 100 रुपए का जवाब देने की बजाय, 100 रुपए देने की बजाय मैनेजर आपको फोन करके ये कहे राहुल भाई एक बार बैंक में आ जाते, बात कर लेते, और किसी तरह से किसी कागज पर साइन करवाने लगे कि हो गया हमारा मसला, ये 100 रुपये वापस ले जाओ यार, इसका आरबीआई से कोई जवाब नहीं आया है या नहीं आया है, तो तब तो आप मान लोगे कि बैंक और आरबीआई फ्रॉड है। आपने किया खुद पर्सनली ऐसा? 2000 से ज्यादा लोगों ने कर लिया भारत में, और भाग जाता है बैंक और आरबीआई रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके गए आप? सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो न्याय के लिए नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त। बैंकों ने रुपए के बदले उनको इतनी बड़ी कोठियां, इतना जो ताकत मिलती है कि तुम एसपी को भी हड़का देता है कोई जज, वो अपनी उस पावर को खो देगा क्या? जो भी आदमी रुपए पर बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। तो उसकी पर्सनली बात थोड़ी ना है। अरे वो तो अकल भी तो नहीं है ना। जुडिशरी के किसी पेपर में और वकील के किसी सिलेबस में रुपया पढ़ाया ही नहीं जाता है, वो जज को पता ही नहीं है कि रुपया क्या होता है, और उसको अलाउड भी नहीं है, ऊपर से आदेश है तू बोलेगा नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। फिर एक काम करो, फिर देश से उच्च कोड है, ठीक है, ठीक है, आप तो पत्रकार हो। अब आपने कोई मतलब आरबीआई को पत्र लिखा, उसने आप नियमों के तहत, एक्ट के तहत आपने उनसे जवाब मांगा,
अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस मसले को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो ना। चलो एक काम करता हूँ, आप तो जानकार हैं सारी चीज़ों के, मैं कहाँ जानकार, मैं कहाँ आप से तो बोल सब रहा हूँ चीज़ों को कि समझते मैं हैं ना, जानकार हूँ। हैं? आप तो सारी, अभी तो आपको तो बड़ा भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर, आपको क्या लग रहा है हम कभी गए नहीं होंगे? अरे एक काम करो, 100 रुपये बैंक मैनेजर को दे दो, 28 दिन में फिर से उसकी रिमाइंडर डाल दो, 2 महीने तक बैंक मैनेजर या आरबीआई जवाब ना दे या आपको ना दे पैसा, तो भैया फिर आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। आप गए हो या नहीं मुझे ये बताओ। अरे हमारी फाइल को सुनता ही नहीं है कोर्ट का कोई आदमी यार, बताओ क्या करें? वो कहता है इस मसले पर हम सुनने के अधिकारी ही नहीं है, मैं क्या करूं बताओ? कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? वो कहता है हमें अधिकार ही नहीं है इसको सुनने का। चलो हम इसको टॉपिक कहीं छोड़ते हैं, ये अडानी पे आते हैं। ये सवाल लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, हाँ, तो दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं भाई, ऐसा है या नहीं है। आप कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हो, लेकिन सिर्फ आप ही चर्चा कर रहे हो इसके बारे में।